हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, उसके बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी जो बायोसिंथेसिस होती है या बायोजेनेसिस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं लाइसोसोम से। आप देखेंगे तो जो लाइसोसोम है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। जो लाइसोसोम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है लाइसो और दूसरा है सोमा। जो लाइसो है उसका मीन होता है डाइजेस्टिव, ठीक है, एंड सोमा होता है, उसका मीन होता है बॉडी। यानी इसका टोटल मिला के मीन निकालें तो डाइजेस्टिव बॉडी होगा, यानी पाचक काय। ओके, तो जो आपका लाइसोसोम है उसका एक उपनाम भी पड़ा हुआ है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ओके, सुसाइड बैग्स के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। अब हम देख लेते हैं इसकी खोज, यानी इसको सबसे पहले किसने खोदा था। एक क्रिश्चियन डे ड्यूडे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1955 में सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पे प्रैक्टिकल किए और इसकी खोज की, ठीक है, लाइसोसोम की खोज की। जो डुवे नाम के साइंटिस्ट थे उनको इस खोज के कारण, लाइसोसोम की खोज के कारण 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, दूसरा बात कि एक साइंटिस्ट थे नोविकोव, उन्होंने 1956 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जो आपका लीवर होता है, पेनक्रिया होता है, प्लीहा होती है, जो आपकी किडनी की सेल्स होती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में लाइसोसोम को देखा था नोविकोव ने। ओके, अब देखते हैं गाहन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया 1972 में बताया कि ये कला आबद्ध कण हैं जिनमें अपघटनी और जल अपघटनी पाचक संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जो इसमें अपघटनी एंजाइम यानी जो जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं या पाचक एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मेटाइल ने जो बताया, क्या बताया इसने, पादपों में भाई लाइसोसोम पाया जा रहा है, यानी पादपों में इसकी उपस्थिति को प्रमाणित किया किसने, मेटाइल ने। तो यहां से याद रखना, पादपों में लाइसोसोम की उपस्थिति किसने बताई, मेटाइल ने। ओके, अब हम देखते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप देखिए सभी जंतु जो सेल्स होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं और कुछ प्लांट सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि आरबीसी में एब्सेंस होते हैं, कवक बीजों, मूल शीर्ष सेल्स, ठीक है, और अन्य जो विभज्योतक सेल्स होती है उनमें पाए जाते हैं, और कुछ जीवाणु होते हैं उनमें पाए जाते हैं और कुछ जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। लगभग ज्यादातर जीवाणुओं में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपकी जो डिस्कवरी है वो समझ में आई, आपका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। पहले मैंने बताया लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा से, इसका मीन होता है डाइजेस्टिव बॉडी। ओके, डुवे नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पर इसकी खोज की थी और उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी शेप और साइज की, यानी इसका जो शेप है, आकृति और आकार क्या है। इसकी साइज की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से इसकी 0.8 माइक्रोमीटर होती है। ओके, स्तनियों में वृक्क तथा श्वेत रक्ताणुओं में ये 5.0 माइक्रोमीटर अमाप तक के भी पाए जा सकते हैं। ओके, अगर इसकी शेप की बात करें तो ये सामान्यतः गोल होते हैं, बट विभाजनकारी सेल्स में ये अनियमित आकार के होते हैं। ओके, शेप और साइज में आपने देखा कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होंगे, और स्तनियों के जो वृक्क होते हैं और श्वेत रक्ताणु जो WBC होती है उनमें जो थोड़े ज्यादा हम आपके पाए जाते हैं। अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आप देखिए इसकी ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी इसकी जो आंतरिक संरचना है कुछ ऐसी दिखाई देगी। इस पे आप देखिए माइलिन बॉडीज, इसके अंदर माइलिन बॉडीज पाई जाती है और बाहर पे ER लगी हुई होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बाहर होती है। ओके, अब एक बात बताऊं, इसका जो अंदर का मैटर होता है ना, जिसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह ये पाए जाते हैं, वो ठोस होता है या अर्ध तरल होता है, वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है। ओके, इसकी ये जो बाह्य की झिल्ली होती है, बाह्य मेम्ब्रेन होती है, एकल होती है और लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, आ रहा है बिल्कुल समझ में। इसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कि न्यूक्लियेज पाया जा रहा है, ग्लाइकोनेजेज पाया जा रहा है, लाइपेजेज पाया जा रहा है, 50 से अधिक प्रकार के इसमें जो जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम देखेंगे। इसकी जो पीएच होती है वो 4.5 होती है और प्रोटॉन पंप बैलेंस के द्वारा इसकी जो पीएच होती है वो संतुलित रहती है, यानी बैलेंस्ड रहती है। तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, आपने देख लिया। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा इसकी केमिकल नेचर देखते हैं। इसकी जो केमिकल नेचर होती है वो इसमें जो ज़्यादातर होते हैं 50 से अधिक प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जा चुके हैं और इसकी पीएच 4.5 होती है। पीएच का बैलेंस होता है प्रोटॉन पंप बैलेंस द्वारा। ठीक है, ओके। इसमें जो प्रमुख होते हैं जो एसिड हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोजेनेज, जो लाइपेजेज, ऐसे एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर प्रमुख अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक टर्म देख लेते हैं। वो टर्म है लेबिलाइजर्स। ठीक है, लेबिलाइजर्स। अब देखिए, आपकी जो ये लाइसोसोम होता है उसकी जो वाल होती है, अगर वो वाल किसी एक्सरे किरण या पराबैंगनी किरण या किसी विटामिन अंतर्विष, जो अंतर्विष होते हैं, या प्रोटीएज, डिटर्जेंट, इनके प्रभाव से अगर फट जाती है तो ऐसे पदार्थों को हम लेबिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में उपस्थित सभी एंजाइम्स प्रोटीन लिपिड कला के भीतर निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, और किंतु ये झिल्ली फटने पर, और जो झिल्ली से फट जाएगी तो ये बाहर निकल जाएंगे और ये सक्रिय हो जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना है। अगर जो लाइसोसोम की झिल्ली है उसमें कुछ लैंगिक हार्मोन, जैसे आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम जैसे आप देखेंगे प्रोटीएज, डिटर्जेंट, अंतःविष हो गया आपका, विटामिन ए, बी के, पित्त लवण हो गए आपके, एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इनके कारण अगर उसकी झिल्ली फट जाती है तो ऐसे पदार्थ लेबिलाइजर्स या चंचलक कहलाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल और हाइड्रोकोर्टिसोन, आप देखेंगे क्लोरोक्विन, फिनोथाइजीन, है ना, और एंटीहिस्टामिन, हिपेरिन जैसे पदार्थों को हम लाइसोसोम की कला को स्थायित्व देने के लिए रखते हैं। यानी ये पदार्थ लाइसोसोम की कला को स्थायित्व देते हैं, इस कारण इन्हें स्टेबिलाइजर्स कहते हैं, यानी स्थायी कारक। ठीक है, लेबेलाइजर्स और स्टेबिलाइजर्स दोनों एंटी टर्म्स हैं। ओके, तो इस टर्म को आप देख लीजिए ध्यान से। यदि किसी कारण से लाइसोसोम में स्थित एंजाइम मुक्त हो जाते हैं तो ये अपनी ही कोशिका की मृत्यु का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। देखिए, लाइसोसोम है, अगर उसकी झिल्ली फट जाए तो उसके जो एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाते हैं और अपनी जो सेल होती है उसको डैमेज कर देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं। तो इस कारण इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है उसमें मॉर्फोजिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कितने प्रकार की है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ऑटोफेजिक, जो भी है उसको हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी डी रॉबर्ट्स और उसके साथी थे उन्होंने ये लाइसोसोम है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म को बताया और उसके आधार पे इसको बांट दिया। पहला उन्होंने बताया प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ओके, प्राइमरी लाइसोसोम्स को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। ये छोटे थैले समान नवनिर्मित लाइसोसोम होते हैं जो गोल्जी काय के दूरस्थ परिपक्व क्षेत्र में विकसित होते हैं और कोशिका द्रव्य में लाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स में ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विशिष्ट क्षेत्र से विकसित होकर कोशिका द्रव्य में वितरित किए जाते हैं। यानी कुछ में तो ईआर से होते हैं ये, और कुछ में जो गोल्जी काय का दूरस्थ परिपक्व क्षेत्र है वहां से बनते हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में लाए जाते हैं। ओके, इनके भीतर उपस्थित एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें अम्लीय हाइड्रोलेज कणों के रूप में भरे रहते हैं, और एक प्राथमिक लाइसोसोम में एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही भरे रहते हैं। ये टर्म याद रखना आपको कि एक प्राथमिक लाइसोसोम में एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही भरे रहते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम को हम कहते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल। ठीक है, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। और ये बनता कहाँ पे, आप देखिए गोल्जी काय के परिपक्व क्षेत्र से विकसित होकर कोशिका द्रव्य में आता है, और कुछ सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बन जाता है। ओके, और इसमें एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही भरे रहते हैं। ये हो गया आपका यहां तक क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपका आ गया सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके,
सेकेंडरी लाइसोसोम को हम हेट्रोफेगोसोम्स या हेट्रोलाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके सेकेंडरी लाइसोसोम है ये फेगोसाइटोसिस यानी भक्षाणुनाशन और पिनोसाइटोसिस से उत्पन्न होते हैं, जिनमें बाह्यकाय और बाह्य कोशिकीय पदार्थ होता है। इन पर कोशिका कला का जो आवरण होता है वो होता है, ये रचनाएं फेगोसोम्स कहलाती है, ठीक है। इनमें प्राथमिक लाइसोसोम संलग्न हो जाते हैं और अब इन्हें हम द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ आपकी जो फेगोसोम्स होती है, फेगोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिक्सअप होगी और आपको द्वितीयक लाइसोसोम मिल जाएगा। यानी आप देखिए फेगोसोम्स प्लस आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। फेगोसोम्स विथ प्राइमरी लाइसोसोम कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, ओके, ये हो गया। इनमें अंतर्ग्रहण किए हुए पदार्थ जो एंजाइम झिल्ली द्वारा केंद्र रहते हैं और जहां पदार्थ का आप देखिए जल अपघटन होता रहता है, ठीक है। इनका निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम्स के द्वारा होता है। फेगोसोम्स ले लो आप या पाइनोसोम्स भी ले सकते हैं। पाइनोसोम्स और फेगोसोम्स में कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ओके। इसके अंतर के बारे में लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। रिड्यूशियल बॉडीज तीसरा आ गया आपका, जो इसके मॉर्फिज्म है वो तीसरी है, रिड्यूशियल बॉडीज। द्वितीयक लाइसोसोम में यदि भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है रिड्यूशियल बॉडी के रूप में, तो इसे अपशिष्ट काय कहते हैं। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा ये बाहर निकलता है। पचा हुआ पदार्थ लाइसोसोमल कला द्वारा कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है और अपशिष्ट काय कई तरीके जो बीमारियां होती है उनसे जुड़े हुए रहते हैं ये। अब देखिए एक लिपिडोसिस जो आपका अवशिष्ट काय है उसके अधिक बनने से, जो अगर लिपिडोसिस अधिक बनता है तो वृद्धावस्था प्रेरित हो जाती है, यानी वृद्धावस्था जल्दी आती है। तो जो आपकी रिड्यूशियल बॉडीज हैं वो एक बीमारियों, स्पेशल बीमारियों से जुड़े हुए होते हैं, ओके। आपको पता होगा कि रिड्यूशियल बॉडीज कैसे बनती है। आप देखिए द्वितीयक लाइसोसोम आपका सेकेंडरी लाइसोसोम है। यदि सेकेंडरी लाइसोसोम में भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं होता है, ठीक है, तो शेष अपशिष्ट पदार्थ उसमें रह जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा वो आपकी रिड्यूशियल बॉडी या अपशिष्ट काय कहलाता है, ओके। फोर्थ इसकी पॉलीमॉर्फिक है वो है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। इसे साइटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के लाइसोसोम में स्वयं के ही कोशिकाओं के अवयव जैसे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके टुकड़ों का पाचन हो जाता है। आप देखिए जो लाइसोसोम है उसमें पाचन के एंजाइम तो रहते ही हैं, अगर वो निकल जाएं तो ये खुद के ही माइटोकॉन्ड्रिया, खुद की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को ये क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं इन सभी का, ठीक है। भोजन की कमी के दौरान जो यकृत की सेल्स होती है उसमें सोबक्षी धानियां बनी हुई होती है, ठीक है। यह क्रिया उत्तकों की अपहासन नष्ट होने व निर्विभेदन, जो आप देखिए डिफ्रेंशिएशन के समय भी होती है। जो टिश्यूज है अगर उनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनेगी और डिफ्रेंशिएशन होगा, उनका निर्विभेदन होगा है, ठीक है। इस क्रिया हेतु अवांछित अंगत जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, को घेरे हुए चिकनी कला का एक विलग्न आवरण जिसे आइसोलेशन एनवलप होता है वो बनाया जाता है। आइसोलेशन एनवलप बना लेगी अगर वो, तो वो जो आइसोलेट हो गया वो वाला हो जाएगा इसमें, और वो जो बाकी है वो बचा रह जाता है, ठीक है। यानी बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और जो जितना इफेक्ट जिस पे करना है उस ऑर्गन्स को ये आइसोलेट कर लेती है बाकी ऑर्गन्स से, ओके। इसमें एक या अनेक प्राथमिक लाइसोसोम संलग्न होकर इसमें उपस्थित अंगक का अपने एंजाइम की सहायता से पाचन करना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार बनी विलगित काय जीवन काल होता है ना इसका जो निश्चित होता है। अब देखिए आपका इसका ओरिजिन क्या है, लाइसोसोम्स का जो ओरिजिन है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा, कि इसकी बायोजेनेसिस कैसे हुई है, ओके। यहां से देखिए इसके ओरिजिन के बारे में 3 बातें हैं। पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, दूसरा है फ्रॉम गोल्जी बॉडीज एंड द फ्रॉम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला है वो नोविकोप ने 1963 में बताया था,
और कुछ मैं समझाने वाला हूं उसके बारे में। अब देखिए बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम में पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको दिखा देता हूं, और जो आपकी गोल्जी बॉडीज हैं उनसे भी ये बनती है। यहां पे देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है आपकी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है एंड ईआर, रफ ईआर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो ये रफ ईआर कहलाएगा, ओके। और ये है एस ई आर, थोड़ा नीचे देखिए ये है आपका एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं। ये है आपके गोल्जी बॉडीज। अब देखिए इन गोल्जी बॉडीज से कुछ प्राइमरी लाइसोसोम्स बन रहे हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स बने, इसमें मॉर्फोनिज्म को मैं बता दूंगा, ठीक है। आपकी मॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म है वो भी इससे समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो आपका देखिए प्राइमरी लाइसोसोम है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ से फेगोसाइटोसिस होता है और कुछ मैटर आता है। ये है आपका फेगोसोम। अब मैं बता रहा था पहले कि जो आपका फेगोसोम है वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिक्स होता है और आपको बना देता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ओके, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम और ये फेगोसोम्स जो फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बनते हैं वो आएंगे और आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बना देंगे, ओके, एक क्रिया। दूसरा है इन्वेजिसेशन जो होगी क्रिया ये होगी और पाइनोसोम्स बनेंगे। मैंने बताया था आपको जो फेगोसोम्स हैं और जो आपके पाइनोसोम्स हैं दोनों ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलके आपको सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। तो ये आपके फेगोसोम्स मिल गए, यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम ये है और ये रहे आपके फेगोसोम्स और ये रहे पिनोसोम्स, ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं और आपको सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम से क्या बनती है आपकी रिड्यूशियल बॉडीज। रिड्यूशियल बॉडीज थर्ड पार्ट था, मतलब पहला हमने पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पढ़ा था कि पहले बनते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर हमने रिड्यूशियल बॉडीज पढ़ा था और उसके बाद में आपकी ऑटोफेजिक वैक्यूल्स पढ़ा था। तो प्राइमरी लाइसोसोम बने गोल्जी बॉडी से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। इसके बाद में प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम या आपके पाइनोसोम दोनों में से एक किसी एक के साथ या दोनों के साथ मिक्सअप होकर आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सेकेंडरी लाइसोसोम में पाचन होगा और कुछ अगर मैटर बचा हुआ रह जाता है तो वो आपका रिड्यूशियल बॉडीज कहलाता है और रिड्यूशियल बॉडीज एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बॉडीज ये जो आपकी सेल है उससे बाहर निकाल दिया जाता है, ओके। ये सेल से यहां से बाहर निकाल दिया गया है यहाँ पे। तो ये आप देख चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम है ये 3 से हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन भी बोल सकते हैं कुछ लोग, इसमें कुछ बनते हैं गोल्जी बॉडी से और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इसके क्या क्या फंक्शन है आप देखिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा ये, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर इंट्रासेलुलर स्केविंग या ऑटोफेगी करता है, ये रिमूवल ऑफ डेड सेल्स इन मेटामॉर्फिज्म में भी काम आता है, फर्टिलाइजेशन में भी काम आता है, ये आपका न्यूट्रिशंस में जो होते हैं नरिशमेंट होता है उसमें भी काम आता है, आपकी रिलीज ऑफ हार्मोन्स में, ऑस्टियोजेनेसिस में काम आएगा, सेल डिवीजन में, हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोमल जो आपकी मेकिंग, आपका सीड जर्मिनेशन हो गया प्लांट्स में। लाइसोसोम की जो कुछ डिजीज होती है जैसे सिपिलोकोकस और एस्टोबेसिस, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये था आपका आउटलाइन। अब देखते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें किस प्रकार होता है। कोशिका में जो अनावश्यक अंगक होते हैं या पदार्थ होते हैं उनका पाचन हो जाता है, तो ये हो गया इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही हो जाता है। ये लाइसोसोम अपनी ही कोशिका के पदार्थों का पाचन कर सकते हैं और भोजन की कमी के दौरान जो आपकी शारीरिक क्रिया है उनके लिए एनर्जी चाहिए आपको, और वो एनर्जी देने के लिए अपनी ही सेल को में जो प्रोटीन होती है, वसा होती है या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका पाचन कर देते हैं, भोजन की कमी के दौरान करते हैं, ओके। अब देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को देख लीजिए। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं सेल के बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। अगर सेल के बाहर मुक्त कर दिए जाए अपनी बॉडी से, लाइसोसोम की बॉडी से बाहर निकाल दिए जाए तो ये बाह्य कोशिकीय पदार्थों का जल अपघटन या उनकी डाइजेशन कर देंगे, उनके जल अपघटन की क्रिया में ये प्रेजेंट हो जाएंगे, भाग लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा,
उनका पाचन हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। अब देखिए कैथेप्सिन डी एंजाइम है, वो अस्थियों में जो उपास्थि होती है उपास्थि का पाचन कर देता है। अस्थियों के पास में या अस्थियों पे जो उपास्थि बन जाएगी अगर, तो उनका पाचन करने के लिए आप कैथेप्सिन डी एंजाइम यूज होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो ऑटोफेगी होती है ना, स्विमिंग, इसमें अनेक कोशिकाओं का जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। जो सेल्स की अपेक्षा कम समय तक जीवित रहते हैं इनको सेल्स पाचन करके हटा दिया जाता है, और वो पाचन होगा लाइसोसोम्स के द्वारा। भाई बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स में जो सेल्स होती है उनकी कई सेल्स का जीवन काल छोटा होता है, कई का बड़ा होता है। अब वो छोटा जीवन काल होगा, उन सेल्स वो सेल्स डेड हो जाती है, और उन डेड सेल्स को लाइसोसोम पाचन करके हटा देता है। इस कारण इन्हें हम व्यवस्था थैले या डिस्पोजल बैग्स कहते हैं। इनको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं और डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, ओके, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इन मेटामॉर्फिज्म, जो मेटामॉर्फिज्म है, आप देखिए मेंढक का जो कायांतरण होता है, मेंढक में मेटामॉर्फिज्म होता है, उस समय जो आपका टेड भोल होगा उसका पूंछ होता है, उसका अपवासन लाइसोसोम की क्रियाओं के द्वारा ही होता है। और फर्टिलाइजेशन में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिए जो आपका एक्रोसोम है, मैं पहले बता चुका हूं, एक्रोसोम है उसमें कुछ लाइसोसोमी एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप देखिए हाइलुरोडिनेज हो गया, प्रोटीएज, एसिड फास्फेटेज हो गया आपका। कुछ पदार्थों के नरिशमेंट में भी ये यूज होता है, नरिशन देने, न्यूट्रिशन देने में भी। अंडों में लाइसोसोम संग्रहित भोजन के पाचन में भाग लेता है। भाई देखिए अंडे होते हैं तो उनमें कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, वो जो आपका वहां पे भोजन संचित होता है, फूड संचित होता है, उसको तोड़ते हैं और उससे एनर्जी देते हैं हमें, भोजन का पाचन करते हैं वहां से, ओके। रिलीज ऑफ हार्मोन्स, अंतरस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जिसे आप देखिए थायराइड ग्रंथि, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उससे आपका कौन सा हार्मोन निकलता है, पता है किसी को? कमेंट्स में बताइए। थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। आप बताइए कि जो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है उसके बारे में कितने को पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, ठीक है। जो ये दो आपका थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन है, ये बहुत बड़े अणु, जैसे आप देखिए थायरोग्लोबुलिन होता है ना, उससे बनते हैं, और थायरोग्लोबुलिन बहुत बड़ा होता है, और ये जो होता है ये थायराइड के पुटकों में पाए जाते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन बड़ा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो लाइसोसोम्स वाली कुछ क्रियाएं होती हैं यहाँ पे, इसको तोड़ के छोटे भागों में, यानी जो आपका थायरोनिन है, थायरोक्सिन है, ट्राइआयोडोथायरोनिन है, इनमें तोड़ दिया जाता है। ऑस्टियोजेनेसिस में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, ऑस्टियो जो जेनेसिस है उपास्थि से अस्थि के रूपांतरण में, और जो अस्थि का निर्माण होता है उसमें जो आपकी डेड सेल्स होती है ना, उसका निष्पादन बहुत जरूरी होता है। उपास्थि से अगर अस्थि बनती है तो कुछ डेड सेल्स वहां पे मटेरियल होना चाहिए, जब भी उसको पावर मिलेगी, हड्डी मजबूत जब भी बनती है, ठीक है। ये क्रिया लाइसोसोम्स के द्वारा की जाने वाली जो एंजाइमेटिक क्रिया है उनके आधार पे होती है, ठीक है, क्रियाओं पे निर्भर करती है, ठीक है। ये एंजाइम कॉन्ड्रोक्लास्ट, जैसे आप देखिए कॉन्ड्रोक्लास्ट नामक बहुकेंद्रीय कोशिकाओं से मुक्त किए जाते हैं, जो उपास्थि की उपस्थित मध्यांश का पाचन कर अस्थि मध्यांश हेतु स्थान उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। अस्थि शोषक जो कोशिकाएं हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ओके, यह क्रिया अस्थियों में पुनः आकार ग्रहण करने, जैसे आप देखिए रिमॉडलिंग होगी उसके दौरान करती है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप देखिए सेल डिवीजन में, प्रोटीन सिंथेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। और सीड जर्मिनेशन में, लाइसोसोम में, कुछ लाइसोसोमल जो आप देखिए सिपेलो कोसिस है और एस्टेबेटोसिस है, ये दो बीमारियां हैं। अगर सिलिका वगैरह इनकी प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है वहां पे तो सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, ओके। सिलिकोसिस, जो सिलिकोसिस बीमारी है, सिलिका की जो ज्यादा प्रेजेंस होगी तो होगी, और वो एस्बेटोसिस है, वो बीमारी एस्बेटस जो होता है उसकी ज्यादा प्रेजेंस हो जाती है तो लाइसोसोम में, तो ये बीमारी हो जाती है, ओके गाइस। तो हमने आज पढ़ा है, उसका एक बार रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा है लाइसोसोम, लाइसोसोम दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा, डाइजेस्टिव बॉडी, ओके, उसका मीन हो गया
अब देखिए, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं और इसकी जो खोज की थी डी डुवे ने की थी। जो खोज की थी वो सेंट्रीफ्यूगेशन अध्ययनों के आधार पे की थी और मेटाइल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट्स में इसकी उपस्थिति को प्रमाणित किया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन और लिविंग सेल्स में पाया जाता है, कुछ प्लांट सेल्स में नहीं भी पाया जाता और कुछ में पाया जाता है। आरबीसी में ये नहीं पाए जाते हैं। शेप एंड साइज की बात करें तो स्तनियों के वृक्क हैं और डब्ल्यूबीसी इनमें बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, गोल होते हैं ये सामान्यतः, और विभाजनकारी जो सेल्स होते हैं उनमें अनियमित आकार के होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपने देखा था, इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये देखिए, आपने इसका मैट्रिक्स भी देखा, बायोजेली अंदर इसमें कुछ डाइजेस्टिव जो मैटर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका जो केमिकल नेचर होता है उसमें 50 से अधिक जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके बारे में देखा था। ओके, इसकी जो पॉलीमॉर्फ प्राइमरी लाइसोसोम देखा। अब प्राइमरी लाइसोसोम और आपके फेगोसोम्स मिलके सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिए। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम हेट्रोफेगोसोम्स या हेट्रोलाइसोसोम्स कहा। फिर रिड्यूशियल बॉडीज यानी सेकेंडरी लाइसोसोम में जो भोजन बच जाता है उसका पाचन नहीं होता है तो शेष जो अपशिष्ट बच जाता है वो रिड्यूसिंग बॉडी, और जो रिड्यूसिंग बॉडी होती है वो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि आपको ऑटोफेगी के बारे में, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, इसमें जो लाइसोसोम होते हैं स्वयं के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको खत्म कर देता है, उनका पाचन कर देता है, तो ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स हो गए आपके। ओरिजिन देखा हमने, एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन देखा, फ्रॉम गोल्जी बॉडी देखा एंड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोविकोफ ने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 1963 में, याद रखना। और इसको देखने के बाद हमने इसके फंक्शंस देखे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो आपका ऑटोफेगी है, रिमूव ऑफ डेड सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड सेल का रिमूव, और मेंढक का जो मेटामॉर्फोसिस होता है टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस आपका फर्टिलाइजेशन में कुछ एक्स के जो आपका नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशंस होता है, उसमें रिलीज करने, जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करने में, ऑस्टियोजेनेसिस में भी इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। तो गाइस, ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियोस। सेल बायोलॉजी का जो बैक टू बैक प्रीमियर्स आ रहे हैं सबको देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और इससे जो अगला वीडियो है जस्ट आने वाला है कल ही, तो कल ही वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।